नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संचार केंद्र के स्टूडियोज़ में मैं जगदीश शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे, जो कि अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ में संकाय सदस्य हैं, हमारे साथ हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अनुवाद विगत एक दशक से एक प्रतिष्ठित रोज़गार के मार्केट के रूप में, रोज़गार प्रदान करने वाले एक संस्थान के रूप में, एक क्षेत्र के रूप में बड़ी तेज़ी से उभर करके सामने आया है। अनुवाद के माध्यम से किस तरह के विशिष्ट रोज़गार हासिल हो सकते हैं, या केवल सरकारी क्षेत्र में ही रोज़गार हैं, निजी क्षेत्र में हैं, या उसके साथ साथ व्यक्ति स्वयं भी रोज़गार का सृजन कर सकता है, रोज़गार के अवसर उत्पन्न कर सकता है। अनुवाद के माध्यम से किन किन स्तरों पर रोज़गार की प्राप्ति हो सकती है और किस किस तरह के रोज़गार उसको मिल सकते हैं। यही नहीं, बल्कि जिस तरह की रोज़गार संकट स्थिति आज देश में है, उसमें बहुत सारे ऐसे उद्यमी रोज़गार को सामने रख करके अनुवाद के माध्यम से स्वयं उद्यमिता का भी विकास कर रहे हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप में भी अनुवाद की भूमिका सामने आ रही है। आज हम कुछ इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से रोज़गार के साथ अनुवाद का बड़ा नज़दीकी का संबंध है, और एक अच्छा उद्यमी रोज़गार की क्षेत्र में बनने के लिए क्या क्या उसके पास योग्यताएं, कौशल होने चाहिए, और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें अनुवाद के माध्यम से रोज़गार हासिल हो सकता है। डॉक्टर पांडे, हम सब जानते हैं कि अनुवाद एक कौशल है, एक कला है। जैसा आप जानते हैं, विज्ञान तो है ही, क्योंकि उसमें एक विधिवत जो प्रक्रियागत उपागम की जो एक अप्रोच है उसको अपनाया जाता है जब हम अनुवाद करते हैं। लेकिन एक बड़ी ख़ास, या अनुवाद के संदर्भ में मैं कहूँ कि एक बड़ी उपयोगी बात ये सिद्ध हुई है कि अनुवाद विभिन्न स्तरों पर रोज़गार में बड़ा उपयोगी सिद्ध हो रहा है। चाहे इसको आप एक फॉर्मल या औपचारिक सेक्टर की बात के संदर्भ में ले लें, इसको निजी क्षेत्र के संदर्भ में लें, या इसको व्यक्तिगत तौर पर उद्यमिता के माध्यम से रोज़गार सृजित करने के रूप में लें, ये तीनों ही चरणों पर बड़ा उपयोगी बन कर के सामने आ रहा है। इसकी वजह ये है, हम सब जानते हैं कि भारत जैसे बहुभाषिक देश में, जहाँ कई 100 बोलियाँ और भाषाएं बोली जाती हैं, उनके बीच में ज्ञान का प्रसार करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए, और एक तरह से एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए अनुवाद की ज़रूरत विभिन्न स्तरों पर रहती है। तो अनुवाद का जो ये एक रोज़गार के तौर पर एक नवोदय हुआ है, एक नया उदय हुआ है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? कितना ये कहना सार्थक है या यथार्थ है कि अनुवाद आज रोज़गार का एक महत्वपूर्ण साधन बन रहा है? शर्मा जी, जैसा हम जानते हैं कि अनुवाद की आवश्यकता सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, बल्कि ये एक तरह की इंडिस्पेंसिबल एक्सरसाइज है, अनिवार्य अपरिहार्य घटना है। अगर सूजन मैसनेट के हवाले से कहें तो ट्रांसलेशन इज ए फंडामेंटल एक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सचेंज। मनुष्यों के बीच में आदान प्रदान का अपरिहार्य कार्य, बुनियादी साधन है, बुनियादी कार्य। अब इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि अनुवाद कोई भी व्यक्ति, दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, दुनिया की सभी भाषाओं को जानता है। अगर कई 100 भाषाएं विश्व में हैं तो हमें संप्रेषण के माध्यम के रूप में केवल और केवल अनुवाद पर निर्भर करना पड़ेगा। अब भारत जैसा देश जिसमें 300 से अधिक भाषाएं मानी जाती हैं, और अगर बहुत छोटी भाषाओं को भी जोड़ लें तो 800 से ज़्यादा हो जाएंगी। अगर डायलेक्ट्स को भी या वो लैंग्वेज वेरिएंट्स को जोड़े तो 800 की संख्या हो जाएगी। अब जैसे भारत जैसे एक छोटे से एक देश में, या एक देश जो दुनिया का एक केवल हिस्सा है, उसमें अगर 800 भाषाएं हैं तो विश्व भर में तो उसकी संख्या इतनी द्विगुणित हो जाएगी, अगणित हो जाएगी कि उसको समझ पाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं। अब विचारों का संप्रेषण कैसे किया जाए, कथनों का संप्रेषण कैसे किया जाए, सूचनाओं का संप्रेषण कैसे किया जाए, ये केवल अनुवाद पर निर्भर करता है। अनुवाद की इस प्रक्रिया में जब हम देखते हैं इस दृष्टि से,
तो अनुवाद जब अपरिहार्य घटना है, अपरिहार्य उपक्रम है, तो उसके लिए संसाधन रोजगार के साथ अपरिहार्य रूप से जुड़ जाते हैं। वैसे भी शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ जब आज हम शिक्षा को सूचना के साथ जोड़ते हैं तो जीविकोपार्जन के साधन का के माध्यम साथ तो बनता ही बन ही जाता है। तो क्योंकि शिक्षा अगर केवल ज्ञान प्रदान करने का ही साधन नहीं, बल्कि ये जो है जीवनोपार्जन के साथ इसको जोड़ा गया है। अगर गांधी जी के समय से भी देखें तो उन्होंने जो शिक्षा को, बुनियादी शिक्षा की जो उनकी व्यवस्था थी, वो जीवन जीने के कौशल विकास और साथ साथ जीवन के साथ रोजगार के साथ उन्होंने जोड़ करके देखने की कोशिश की जी। अब अनुवाद एक महत्वपूर्ण अपरिहार्य उपक्रम है अगर, और विश्व में अनुवाद के बिना कार्य संभव नहीं। एक कल्पना नहीं की जा सकती कि अगर एक पल के लिए भी अनुवाद ना हो तो फिर विश्व के भाषाओं के बीच में आदान प्रदान कैसे किया जा सकता है। विश्व के जो विभिन्न समाज हैं उनके बीच में भी शायद आदान प्रदान है, वो या एक अंतःक्रिया है, इंटरेक्शन है, वो एकदम से बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि विचारों का आदान प्रदान ही संभव नहीं है। अब इस महत्वपूर्ण कार्य को संचालित करने के लिए जिस परिघटना की बात की जाती है, जिस कार्य का हम कहते हैं अनुवाद के नाम से जानते हैं, उसकी रोजगार के साथ कितनी जुड़ाव की स्थिति है उसको हम सहज स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं। अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जीवन व्यवहार का जो पब्लिक स्फेयर है या लाइफ के जितनी स्फेयर से, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, सब में अनिवार्यतः अनुवाद जुड़ा हुआ है। अब इतना अगर गहराई से उसका जुड़ाव है, अभिन्न रूप से जुड़ाव है, तो रोजगार के साधन निर्मित होने सहज स्वाभाविक है। तो सभी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अनुवाद की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं उसमें संसाधन उपलब्ध कराया जाता है, रोजगार के उद्यम मिलते हैं। और इसीलिए हम देखें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, या फिर पर्यटन का क्षेत्र हो, सिनेमा उद्योग हो, बैंकिंग हो, बीमा है, शेयर बाजार, कोई ऐसा क्षेत्र, मार्केटिंग में अनुवाद की बहुत बड़ा क्षेत्र जो है प्रशासन है। प्रशासन तो उसके बिना उसकी घटना ही संभव नहीं होती। सरकारी तंत्र की जो व्यवस्था है, तो इसमें सब में अनुवाद है। अब इसमें अलग अलग चरणों में कितना अनुवाद है इसको हम आगे देखेंगे। जी, तो ये तो स्पष्ट है कि अनुवाद जो है वो एक अनिवार्य उद्यम है, प्रक्रम है, और समाज और संस्कृतियों और जिस तरह के वैश्वीकरण के बाद की परिस्थितियां, एक विश्वग्राम की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसकी निर्मिति में अनुवाद एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक रहा है। और जैसा आपने कहा कि शिक्षा या शिक्षण जो है जीविकोपार्जन या मनुष्य के जीवित रहने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें से शिक्षा का एक जो उद्देश्य है वो भी रहता है। तो अनुवाद भी एक तरह का शिक्षण ही है। और अनुवाद के लिए भी कहा है ट्रांसलेशन इज़ एन एक्ट विद ए पर्पस, यानी एक स्वदेश गतिविधि है। और फिर अनुवाद की जो गतिविधि है ये कभी कभी डॉक्टर साहब आपने भी पढ़ा होगा कि इसकी एक कमीशनिंग होती है। एक तरह का ये जो अनुवाद का कार्य है इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी होती हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ तयशुदा नियम होते हैं। इतना काम करेंगे तो इतना इसके लिए आपको समय मिलेगा, इस तरह से आपको अनुवाद करना है, इस तरह का काम होगा तो इसकी दर ये होगी, या इस तरह की सारी बातें हैं। बहरहाल मैं अपने पहले प्रश्न पर जाऊंगा कि जब हम ये देखते हैं क्षेत्रवार, अगर अनुवाद को रोज़गार से जोड़ करके हम देखते हैं तो ख़ास तौर पे सरकारी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, केंद्र सरकार की बात करते हैं या बैंकों की बात करते हैं, या जो उपक्रम हैं, जो अंडरटेकिंग्स हैं, बैंक्स हैं, बीमा क्षेत्र है, शेयर बाज़ार है, या दूसरे ऐसे जो इदारे जो भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में हैं या उसके उपक्रमों के रूप में हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा हिंदी अधिकारी, अनुवादक, या इस तरह के संपादन का कार्य है, या जो जिसको हम कहते हैं सामग्री लेखन का जो कार्य है, उस तरह के बहुत सारे पद आज अनुवादकों के लिए उपलब्ध हैं।
इसके साथ अगर हम थोड़ा सा इस निजी क्षेत्र में आ जाएं तो आपने देखा होगा कि जब से वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है ये एक तरह से जो उभर करके आई है, तो आज बाज़ारवाद जो है वो हावी है। हर देश अपना सामान दूसरे देश में बेचना चाहता है और उसके लिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वे अलग अलग देशों में अपना व्यापार करती हैं। लेकिन व्यापार तब तक नहीं हो सकता जब उनके उत्पाद के बारे में जानकारी जो उस देश के उपभोक्ता हैं उन तक ना पहुंचे। तो उनके यहाँ भी विधिवत जो है वो अनुवाद के एक जो संस्थान हैं या अनुवादकों की व्यवस्था की जा रही है। और कुछ लोग जो हैं अपनी ट्रांसलेशन एजेंसीज भी खोल रहे हैं, तो वो भी बहुत सारे लोगों को काम अनुवाद का दे रहे हैं और इस तरह से ये स्वरोजगार का माध्यम भी है। मैं जानना ये चाहता था कि जब हम इन क्षेत्रों को अलग अलग करके देखते हैं, चाहे संसद है, चाहे न्यायालय है, चाहे पर्यटन मार्केट है जैसा आपने जिक्र किया, या आजकल स्वास्थ्य पर्यटन भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें एक तो विधिवत अनुवादकों की ज़रूरत है और एक जैसा हम जानते हैं निर्वचकों की या दुभाषियों की भी ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब आपने विस्तार से चीज़ों के पटल को रखा, एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सरकारी क्षेत्र की बात की आपने, तो भारत के संदर्भ में हम अपनी बात केंद्रित रखते हैं, सीमित रखते हैं। हमारे संविधान में जो राजभाषा की व्यवस्था है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, तो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा का स्थान मिला है। लेकिन ये भी है कि अंग्रेजी तब तक कार्य करती रहेगी। पहले शुरू में 15 वर्षों तक था और जब बाद में उसको प्रकारांतर से बढ़ा दिया गया। तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी उपयोग होता रहेगा। अब इसके लिए आवश्यक ये कर दिया गया कि दोनों भाषाओं में 3 क्षेत्रों में 3 वर्गों में का खा गा पूरे देश के राज्यों को विभाजित कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे 10 क्षेत्र हैं दिल्ली समेत, संख्या नाम बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। इन प्रदेशों में केवल पत्र व्यवहार अगर संघ शासन चाहे, यानी केंद्रीय सत्ता, केंद्रीय सरकार चाहे केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के जो भी पत्र हैं वे केवल हिंदी में भेजे जा सकते हैं। मूल पत्राचार हिंदी में किया जा सकता है। उसके लिए अंग्रेजी अनुवाद भेजना अनिवार्य नहीं है। लेकिन खा श्रेणी के राज्यों में जो हिंदी तीर क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, ऐसे कुछ जो क्षेत्र हैं उनमें हिंदी के साथ साथ उनकी प्रांतीय भाषाएं हैं, बिल्कुल। तो उसमें हिंदी पाठ भेजा जाए, लेकिन साथ साथ सुविधा के लिए अंग्रेजी पाठ भेजना अपरिहार्य कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। गा श्रेणी के राज्य जहाँ मूलतः अहिंदी भाषी क्षेत्र, जिन्हें हम पूर्णतः अहिंदी भाषी क्षेत्र कह सकते हैं, उनके लिए मूल पत्र तो अंग्रेजी में जाएगा, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद भेजना अनिवार्य है। तो इस प्रक्रिया को सुगमता से संचालित करने के लिए सभी केंद्र शासित राज्यों के साथ साथ जितने भी कार्यालय हैं, PSUs हैं, और जो स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, निगम हैं इत्यादि में इस तरह की शासन व्यवस्था को सुगमता पूर्वक संचालित करने के लिए और संप्रेषण को सुगम बनाने के लिए, ये व्यवस्था करने के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति होती है, अनुवादकों की नियुक्ति होती है। तो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में रोजगार सृजित होते हैं और लाखों अनुवादक देश में सरकारी कार्यालयों में और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें नियुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा आपने बताया, निजी संस्थानों के लिए भी ये अपरिहार्य है कि भाषा को जो सुगमता पूर्वक संचालित करने के लिए ये कोशिश करें। बाजार की जो व्यवस्था है उसमें भाषा की भूमिका जी बिल्कुल। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है, जब एक तरह से सैटेलाइट अपलिंकिंग हुई और नेट का इतना विस्तार हुआ और जो टेलीविज़न का विस्तार हुआ, निजी चैनल्स आए, पहले सारे विज्ञापन थे वो केवल अंग्रेजी में आते। अब एक ही चैनल का नहीं, किसी चैनल का नाम नहीं लेते हुए हम कहें कि अब सभी
जो सामग्रियां हैं, कोई भी उपयोगी सामग्री हो, मान लीजिए कि कंज्यूमर के जितने भी उत्पाद हैं, उसको हम इस रूप में देखते हैं कि कैसे वो संबोध्य जो उपभोक्ता है उस तक पहुंचे। अगर मान लीजिए कि उसको गुजरात में पहुंचाना, गुजराती में जाएगा, मराठा में पहुंचाना है तो मराठी तक जाएगा, महाराष्ट्र में जाना है। ऐसे यहाँ तक कि मैं हैरान हूँ कि एक ही चीज़ है, जैसे कोई मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक है या कोई सॉफ्ट ड्रिंक है या मिनरल वाटर है, वो उत्तर प्रदेश में दूसरी भाषा में उसका विज्ञापन होगा, मध्य प्रदेश में दूसरी, हरियाणा में तीसरी, और सब बल्कि आपने साहब इसमें एक बड़ा रुचिकर पक्ष जोड़ दिया कि एक ही जो उत्पाद है उसके आपको अलग अलग प्रांत के लिए अलग अलग विज्ञापन मिलते हैं, बल्कि न केवल उसकी भाषा अलग हो जाती है, उसके पीछे की जो दृश्यावली है अलग हो जाती है, और साथ में उस खास तरह के प्रदेश या स्थान पर उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो आपने एक विज्ञापनों के अनुवाद की, मुझे लगता है एक प्रविधि की भी यहाँ चर्चा शुरू कर दी है। तो आप देखिए कि जब हम विज्ञापन को जोड़ लेते हैं अनुवाद के साथ, तो विज्ञापन के बारे में जो एक बड़ी बुनियादी बात कही जाती है कि ये एक पेड एक्टिविटी है, यानी विज्ञापन हमेशा उसको कहा जाता है जिसको कुछ न कुछ भुगतान करके प्रचारित किया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विज्ञापनों का जो बाजार है उसमें भी अनुवाद के लिए रोजगार बहुत अपार संभावना है। इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री है, जो सिने इंडस्ट्री है, उसमें सबटाइटलिंग है या डबिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, और उसमें अनुवाद की इतनी बड़ी भूमिकाएं होती हैं। मान लीजिए कि किसी तरह की किसी भी भारतीय भाषाओं में जो फिल्में बनती हैं, मान लीजिए कि बहुत से जो निर्माता फिल्म मेकर्स हैं, उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मान लीजिए अंग्रेजी में आ रही है, लेकिन अगर वो कोई मलयालम में फिल्म बनाना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट तो अंग्रेजी में लिखा गया, अब मलयालम में जाएगा, ऐसे तमिल में जाएगा, तेलुगु में जाएगा, अलग अलग भाषाओं में, तो उसके लिए अनुवादकों की ज़रूरत पड़ती है। उसके अतिरिक्त ज़रूरत पड़ती है कि सभी क्षेत्रों में मान लीजिए सबटाइटलिंग करनी है, डबिंग करनी है, तो अलग अलग तरीके से। इवन अभी जैसे हम लोगों का निजी अनुभव है कि हम लोगों ने अभी कुछ ट्रेनिंग मटेरियल्स जो है 55 भाषाओं के हम लोगों ने FSSAI के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कार्य करती है, तो उसके 5 मैनुअल्स को हम लोगों ने 11 भारतीय भाषाओं में रूपांतरित कराने में समन्वयकारी भूमिका निभाई, हमारे विद्यापीठ ने निभाई। डॉक्टर साहब, इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम ये व्यापक पैमाने पर अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण की भी बात करते हैं, तो क्योंकि जो प्रशिक्षुओं का जिनको हम ट्रेन करना चाहते हैं, वो लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनके लिए उन्हीं की भाषा में वो जो ट्रेनिंग मटेरियल है या जो प्रशिक्षण की सामग्री है उसको तैयार करना होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम इसको कंटेंट राइटिंग की जब हम बात करते हैं, सामग्री को लिखने और उसके निर्माण की बात करते हैं, तब भी मुझे लगता है कि एक अनुवाद की भूमिका बहुत सारे अवसरों का सृजन करती है, और जाहिर है कि जब वहाँ विधिवत रूप में कुछ अवसरों का सृजन होगा तो उनके साथ साथ जो रोजगार है या जो धनोपार्जन की जो व्यवस्था है वो तो निश्चित रूप से बनेगी। देखिए, कोई भी जैसे मेट्रो की सेवा हो या सड़क निर्माण हो, परिवहन हो, सभी में कहीं न कहीं अनुवाद किसी न किसी रूप में चलता है। एक दिल्ली मेट्रो के हवाले से ही अगर हम कहें, हम लोग कहते हैं 2 भारतीय भाषाओं में जो अनाउंसमेंट चलते हैं, और इसी तरह से मान लीजिए कि अगर हम कोलकाता में जाएं तो वहाँ बंगाली में चलेगा। वही कहना चाह रहा था कि अब तो हर राज्य, हर जगह जो है इतनी रोजगार सृजन की संभावना अनुवाद के साथ जुड़ी हुई है कि कभी कभी अतिशयोक्ति लगता है। और तथ्य ये है कि नेशनल ट्रांसलेशन मिशन ने नॉलेज टेक्स्ट की कल जो है सूची बनाई, और
हमारे देश में अगर सारे नॉलेज टेक्स्ट को सभी भारतीय भाषाओं में पहुंचाना है तो एक साथ कम से कम 1 मिलियन ट्रांसलेटर्स की जरूरत है आपको। हालांकि अभी वो कार्य हो नहीं पा रहा है, लेकिन कभी न कभी तो करना पड़ेगा। जन साधारण तक उसे पहुंचाने के लिए, ज्ञान का सारा दायरा खोलने के लिए वो जनता तक उसको पहुंचाना पड़ेगा। इसी तरह से मान लीजिए जुडिशरी की जितने जजमेंट्स होते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, एक चर्चित मामले में सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई कि लगभग 5 लाख पृष्ठों का अनुवाद नहीं हो पाया। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि अब जो अदालत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं उसका हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, एक सक्षम अनुवादक की जरूरत है, कुशल अनुवादक की जरूरत है, और ऐसे अनुवादक को बहुत सारा धनार्जन करने का अवसर मिल सकता है। हम सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में अपने अनुभव से, जैसे आप जानते हैं कि कभी कभी मन वांछित मुद्राएं भी मिल जाती है, अपनी शर्तों पर अनुवादक कार्य करता है, कर सकने की स्थिति में आ जाता है। अगर त्वरित निष्पादन करना है, मान लीजिए 1 लाख शब्दों का अनुवाद करना है और समयबद्ध ढंग से करना है, तो बहुत से अनुवादकों को काम देना पड़ेगा और उसके लिए उनकी मनमानी। जी, मैं यही चाहता था कि कुछ जो अनुवादक हैं वो इसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, यानी वो अपने साथ कुछ और अनुवादकों को जोड़ करके एक समूह के तौर पर अपनी एक संस्था बना रहे हैं, और वो जो काम तुरंत किया जाना चाहिए, जैसे आपने जिक्र किया, और अच्छी गुणवत्ता का काम किया जाना चाहिए, या कभी कभी जो संस्थान है उनकी अपनी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। मान लीजिए जैसा कि आपने एक जिक्र किया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया का, उनको तुरंत जो है 11 भारतीय भाषाओं में उनको अपने 5 ट्रेनिंग मैनुअल्स का अनुवाद चाहिए था। तो जाहिर है कि इस तरह से अगर आप 1-2 अनुवादक काम करेंगे तो काम समय के भीतर पूरा होना संभव नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे समूह चाहिए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हों और वो इकट्ठे अनुवाद का काम करें। तो इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे, बल्कि मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि कुछ अनुवाद अध्ययन के कुछ छात्रों ने ही ट्रांसलेशन एजेंसीज भी स्थापित की हैं, और उनके माध्यम से वो बहुत सारे लोगों को जोड़ पाए हैं। और एक जिसको वर्क एट होम का जो एक आजकल नया चलन है कि आप अपने संस्थान अपने घर पे बैठ कर के ही काम करें और रोज़गार भी सृजित करें। तो मुझे लगता है कि अनुवाद जो है इस दिशा में एक बड़ा उपयोगी क्षेत्र है। आप अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में इसको देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और मानव हित के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जो इंटरप्रेटर की भूमिका है बहुत बड़ी होती है। दुभाषी जो है जी बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं, लाखों लोग दुभाषी के रूप में कार्य करते हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस पे हम विस्तृत चर्चा फिर किसी कार्यक्रम में करेंगे। आज के कार्यक्रम में आपने सहभागिता की, आपका बहुत बहुत आभार, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शर्मा जी।